आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करें। शालिनी मित्तल का नमस्कार। अगर आपको कंधों में बहुत ज्यादा दर्द है, अकड़न है और कंधे हिलाने में परेशानी हो रही है तो आपको फ्रोजन शोल्डर नामक स्थिति हो सकती है। आज का रेडियो डॉक्टर का अंक आपको बताएगा इस बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपकी सभी समस्याओं का निवारण भी करेंगी, सभी सवालों का जवाब भी देंगी। और हमारे साथ है, इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी, डॉक्टर पूजा सेठी। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल से। और बता दें श्रोताओं को कि डॉक्टर साहब पिछले 27 साल से आरएमएल हॉस्पिटल में हैं और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको ठीक कर चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पूजा आकाशवाणी के स्टूडियो में। तो आपने सुनी डॉक्टर पूजा की आवाज और बिल्कुल डॉक्टर साहब तैयार हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के अंक का। डॉक्टर साहब, फ्रोजन शोल्डर्स बहुत सुनते हैं ये शब्द हम, पर सही जानकारी नहीं हो पाती है। आज आप यहाँ मौजूद हैं, एक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह की बीमारी है ये। देखिए, फ्रोजन शोल्डर जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें कंधा आपका जाम हो जाता है और कंधे में दर्द रहती है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है, पर ज्यादातर ये 50 की उम्र के बाद होती है, जिसमें हमें कई बार कोई भी हमें विशेष कारण नहीं मिलता कि किस वजह से हुई, पर ज्यादातर ये चोट लगने के बाद होती है। शुगर वाले मरीजों में ज्यादा पाई जाती है, हाइपोथायराइड वाले मरीजों में भी, महिलाओं में खास करके मीनोपॉज के टाइम पे, पेरीमीनोपॉजल स्टेज में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ज्यादा रहती है। इसके अलावा स्ट्रोक वाले पेशेंट्स में, पार्किंसंस के पेशेंट में ज्यादा होता है फ्रोजन शोल्डर। जी, तो आपने बताया कि किन में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो क्या मुख्य लक्षण होते हैं, कैसे कोई पहचाने कि उसे फ्रोजन शोल्डर है? कई बार होता है कि ये भी होता है कि सोने का पोस्चर सही नहीं है, कोई नस दब गई है तो भी कंधे दुखने लगते हैं, या जैसे बहुत सर्दी है, जकड़न हो गई। इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, किसी भी, जैसे आपने कुछ भी ज्यादा भारी उठा लिया, कई बार झटका लग गया तो हमें कंधे में दर्द निकल आता है आमतौर पर ऐसा दर्द 2 से 3 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। अगर आपको 1 हफ्ते से ज्यादा कंधे में दर्द है, दर्द के साथ साथ अगर आप पूरा कंधे को उठा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपको जैसे पुरुषों में खास करके पीछे की जेब से पर्स निकालने में मुश्किल, महिलाओं में चोटी बांधने की मुश्किल, या नहाते हुए पीठ पे साबुन लगाने में मुश्किल, तो ये सब इंडिकेशन है कि आपका कंधा जाम है, आप उसे पूरी तरह हिला नहीं पा रहे हैं। तो जब कंधा हमारा में दर्द भी है और जाम भी है, तब हम उसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। और इसमें खास करके दर्द आपको रात के टाइम पे ज्यादा होगी, और अगर आपके जैसे दाएं कंधे में दर्द है तो आप दाईं तरफ सोने में मुश्किल होगी, तो आप कोशिश रहती है मरीज की कि मैं पलट जाऊं, या जैसे ही वो दाईं तरफ जाता है तो उसकी दर्द के मारे नींद खुल जाती है। तो एक प्रमुख लक्षण रहता है मतलब दर्द और अकड़न जकड़न है ना। तो ये आपने बताया कि महिलाओं में इसके जो इंस्टेंसेस ज्यादा होते हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। जी हाँ, तो कुछ खास कारण उसका? देखिए, महिलाओं में खास करके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पेरीमीनोपॉजल टाइम पे ये ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, हाइपोथायराइड भी महिलाओं में ज्यादा रहता है, तो उस वजह एक वो भी कारण है फ्रोजन शोल्डर महिलाओं में ज्यादा होने का। तो आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर्स, इसके कॉज क्या हैं, क्या क्या लक्षण हैं और किस तरह से पहचान कर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये सारी जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर पूजा सेठी हमारे साथ रहेंगी इस कार्यक्रम में। हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में। तो आप हमारे साथ अपने प्रश्नों के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे हमारे मन में भी प्रश्न हैं। हमारी कॉलर जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। हेलो, जय किशन बोल रहा हूँ, साइकिल मार्केट। जी जय किशन जी, अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। मेरा प्रश्न ये है कि जो कंधे हैं, जो बुजुर्ग हैं, अब इतनी ठंड चलती है, ठंड के अंदर कपड़े पहनने के बाद भी उनके दोनों कंधों में दर्द होने लग जाता है, उसका कारण क्या है? नंबर 1। नंबर दूसरा, जो बच्चे हैं, आज 3 साल के बच्चों के ऊपर इतना बोझ लाद दिया जाता है किताबों का, और जब वो पीछे कंधे पे लटका के चलते हैं तो क्या कंधों पे उससे नुकसान होता है या नहीं होता है? और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये फिजियोथेरेपी है, इसको कराने से क्या लोग कराते रहते हैं, क्या उससे नुकसान हो सकता है या गर्म पानी की बोतल से ही फायदा हो सकता है? जी, तो आपका पहला सवाल था कि सर्दियों में बुजुर्गों की बात कर रहे थे कि बुजुर्गों को तो वैसे ही तकलीफ होती है सर्दियों में और पहनने में कपड़े। तो देखिए, बुजुर्गों में जो कंधों में दर्द होता है वो 2 वजह से हो सकता है। एक तो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है और एक सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, सर्वाइकल की वजह से आपके उम्र के साथ साथ गर्दन की हड्डी बढ़ जाती है, आपकी डिस्क छोटी हो जाती है, जिससे नसों में दबाव आने पर लगता है, और यही नसें आपके कंधे और बाजू में आ रही हैं। तो ऐसे मरीजों में कंधों में दर्द होना, बाजू में
झंझनाहट होना, सुनपन होना, चक्कर आना, तो इस अगर ऐसा भी हो रहा है साथ साथ तो इसका मतलब आपको सर्वाइकल है। लेकिन अगर आपका कंधे में जकड़न भी है साथ साथ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप अपने पीछे से अपने बाल नहीं बना पा रहे हैं, आप पीछे की जेब से सामान नहीं उठा पा रहे, पीछे मुड़कर कुछ उठाना चाहे तो आपको कंधे में जकड़न लग रही है, पूरा कंधा ऊपर नहीं उठा पा रहे, तो इस जकड़न भी है साथ में और दर्द भी है, तो आपके फ्रोजन शोल्डर है। ऐसी स्थिति में आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला इलाज तो इसका ये होता है कि आप घर में गर्म पानी से सिकाई करें और साथ में कंधे को पूरा, हमारा जो कंधा है एक बहुत ही लचीला जोड़ है, इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, इसमें हम तकरीबन 360 डिग्री तक की रोटेशन पॉसिबल है। तो आप घर में ही इसमें आप इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाकर इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पूरे कंधे को ऊपर की तरफ उठाइए और दोनों हाथ ना दीवार के ऊपर चलाइए और सीधा सीधा ऊपर की तरफ लेके जाइए, जिससे आपके कंधे की मसल स्ट्रेच होंगी। तो अगर आपकी शुरुआत है फ्रोजन शोल्डर की, कंधों में दर्द है, अगर आप इसकी मूवमेंट करते रहेंगे तो आपको फ्रोजन शोल्डर होगा ही नहीं, और अगर शुरुआत है तो इसी से ठीक हो जाएगा। जी, तो जैसे इन्होंने जानना चाहा था कि बुजुर्गों में आमतौर पर ये होती है समस्या, और फिजियोथेरेपी कहाँ तक सही है, क्या गर्म पानी की सेक की जाती है? तो इसका आपने जवाब दिया कि गर्म पानी की सेक भी लाभ पहुंचा सकती है। हाँ, देखिए फिजियोथेरेपी में ना हम 3 तरह का से इलाज करते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें हमारे विभिन्न तरह की मशीनें हैं, अलग अलग तरह के करंट हैं, तरंगे हैं, जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी, लेजर, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिससे हम मरीज की दर्द कम करते हैं, सूजन कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। उसके अलावा हम यूज करते हैं मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी में क्या करते हैं, जो आपके मांसपेशियां ज्यादा टाइट हैं हम उनको रिलीज करते हैं, टेंडर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट्स को हम रिलीज करा जाता है, और जो मसल्स टाइट है उनको स्ट्रेच किया जाता है। और तीसरा इसका फिजियोथेरेपी में होता है एक्सरसाइज थेरेपी, जिसमें मरीज को एक्सरसाइज कराई जाती है। कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट कराएंगे, और कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपको घर के लिए बताई जाती है, जो मेंटेनेंस के लिए होती है, जो मरीज को रेगुलरली करनी होती है। तो कुछ जो मामूली समस्याएं हैं वो गर्म पानी की सिकाई और जनरल एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपको समस्या ज्यादा है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके अपना निरीक्षण कराना चाहिए और प्रॉपर एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है। और डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है फिजियोथेरेपिस्ट को लोग घर पर बुलाते हैं, वो कहाँ तक सही होता है? क्या वो पूरी तरह से इलाज हो पाता है कि जाना ही पड़ता है? देखिए, वो बीमारी के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। अब जैसे कुछ पेशेंट हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, जो चल फिर नहीं पा सकते हैं, तो उनके लिए घर में फिजियोथेरेपी कराना ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी मरीज हैं वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके प्रॉपर ही अपना, क्योंकि जो मशीनें हैं वो घर पर नहीं आ सकती हैं, तो मशीनों द्वारा इलाज है। जो हमारी कुछ एक्सरसाइज इक्विपमेंट है वो हम आपको अपने क्लिनिक में या अपने हॉस्पिटल में ही उससे इलाज कर सकते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगी कि वहां जाके ही कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, बिल्कुल सही। और एक इन्होंने ये और प्रश्न किया था कि बच्चों को आजकल बड़े हैवी बैग्स उठाने पड़ते हैं, क्या वो भी कारण बन सकता है फ्रोजन शोल्डर का? फ्रोजन शोल्डर का तो नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि वजन काफी आता है तो वो हमारी स्पाइन से ट्रांसमिट होता है। तो ऐसे मरीजों में ज्यादातर गर्दन में दर्द रहना, फॉरवर्ड हेड पॉस्चर होना, राउंडेड शोल्डर्स होना, तो उनके पॉस्चर में एक हो जाते हैं। अगर आप ऐसे बच्चों को देखेंगे जो ज्यादातर भारी वजन उठाते हैं या भारी बैग उठाते हैं, तो उनकी कमर में एक हल्का सा झुकाव आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि ऐसे बच्चों में एक तो बैक का वजन कम होना चाहिए। ये काफी स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन भी है और आई थिंक इस पे काम भी चल रहा है। साथ साथ जरूरी है कि बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज का सेशन भी हो। जैसे पहले पीटी सेशन रेगुलरली होते थे, अब काफी स्कूलों में कभी पोल्यूशन की वजह से, कभी ठंड की वजह से, कभी गर्मी की वजह से ऐसी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। लेकिन अगर हम बच्चों को पढ़ाई का भी प्रेशर इतना है कि वो फन टाइम को कम किया जाता है। बिल्कुल। तो अगर बच्चे फिजिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम काफी हद तक इन कंधों की दर्द से और गर्दन की दर्द से बच सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को पौष्टिक आहार देना, जैसे बच्चे आजकल दूध से बहुत भागते हैं, दूध पीना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। पौष्टिक आहार, दालें वगैरह, आजकल जैसे हरी सब्जियां, मेथी, पालक कैल्शियम रिच है, बच्चों को हरी सब्जियों का सेवन कराएं। इससे काफी हद तक ये बच्चे जो हैं स्वस्थ रहेंगे और इन सब बीमारियों से आगे चलकर बचे रहेंगे। जी, तो डाइट का भी रोल बहुत रहता है इसमें, ये भी हम जानेंगे। एक हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ जानना चाहते हैं। हेलो, शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। जी चट्ठा जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं। डॉक्टर पूजा सेठी हमारे साथ हैं आज। डॉक्टर पूजा जी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो मेरा ये है कि फ्रोजन शोल्डर खास तौर पे लेफ्ट साइड पे, इसका डायरेक्ट लिंक कोई हार्ट से होता है? नंबर 2,
इसमें मसाज कराना जरूरी है या नहीं? इसका इलाज जो है वो मेडिसिन से ही हो जाता है या सर्जरी करना जरूरी है? कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए जी। हाँ, जो पहला इनका प्रश्न था कि लेफ्ट साइड में हार्ट से इसका लिंक है, जी नहीं, इसका हार्ट से बिल्कुल भी लिंक नहीं है। मसाज इसके लिए कराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बजाय आप एक्सरसाइज करिए, कंधे को पूरा, जैसे मैंने पहले भी बोला, पूरा ऊपर उठाएं, गोल घुमाएं। इसकी जितनी हो सके आप कंधे की मूवमेंट करेंगे तो आप फ्रोजन शोल्डर से बचे रहेंगे जी। और मेडिसिन या सर्जरी की भी बात कर रहे थे कि सर्जरी करानी पड़ सकती है। देखिए, सर्जरी बहुत ही रेयर केसेस में होती है, जब आपके साथ साथ आपका कोई सुप्रास्पाइनल टेंडन वगैरह में टियर है, साथ में फ्रोजन शोल्डर है, तो उस टियर को रिपेयर करने के लिए, अदरवाइज फ्रोजन शोल्डर में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये 6 महीने से लेकर आपको 2 साल तक लग सकते हैं। फिजियोथेरेपी इसमें सबसे ज्यादा कारगर है फ्रोजन शोल्डर में। अगर फिजियोथेरेपी से काम नहीं बनता तो हड्डी वाले डॉक्टर काफी बार इंजेक्शन देते हैं कंधे में। सर्जरी की नौबत तो इसमें नहीं आती है। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर में इंजेक्शन देने पड़ सकते हैं। इंजेक्शन देने पड़ सकते हैं। कई बार अगर मरीज में और भी बहुत बीमारियां हैं और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा फिजियोथेरेपी के लिए, तब हम उन्हें ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेजते हैं, जो अलग अलग तरह के इंजेक्शन मरीज के हिसाब से उनको इंजेक्ट करते हैं। तो उससे थोड़ी दर्द कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है, तो फिर वापस फिजियोथेरेपी से हम एक्सरसाइज अच्छी तरह से उसको करा सकते हैं। जी जी। हमारे एक और श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं प्रीति गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। हाँ जी गौतम साहब, मेरा पूछना है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी और फ्रोजन शोल्डर में क्या सामंजस्य है और क्या मल्टीविटामिन का रोल है फ्रोजन शोल्डर में, बताने की कृपा करें। देखिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन डायबिटीज वाले मरीजों में फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना ज्यादा रहती है। देखिए, आमतौर पर हमने कभी भी कोई भारी वजन उठाया या किसी चीज को पुश पुल किया तो क्या होता है कि क्योंकि हम एक्सरसाइज के यूज टू नहीं है, तो हमारे मांसपेशियों में थोड़ी सी सूजन आ जाती है। किसी भी आम आदमी में वो सूजन 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी और आपका कंधे का दर्द भी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन डायबिटिक्स में क्या होता है कि अगर आपकी शुगर लेवल हाई है तो ये सूजन एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो उसको हील होने में टाइम लगता है। इस सूजन की वजह से शोल्डर के कैप्सूल में भी स्वेलिंग आ जाती है और फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना दूसरे मरीजों से लगभग 2 गुना ज्यादा है। तो इसलिए डायबिटिक लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए कि शुगर नियंत्रण में रहे और वो अपने शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइज नियमित रूप से करते रहें। जी। और एक मेडिकेशन की भी बात हुई, मल्टीविटामिन क्या यूजफुल हो सकते हैं डॉक्टर साहब? जी, मल्टीविटामिन एक सपोर्टिव थेरेपी है, डायरेक्टली तो नहीं, बट डेफिनेटली क्योंकि डायबिटिक है, नर्व्स पे इनका असर होता है, नर्व्स वीक होती हैं, तो मल्टीविटामिन डायबिटिक्स को किए जाते हैं, बट उससे डायरेक्टली फ्रोजन शोल्डर ठीक होने या ना ठीक होने पे कोई असर नहीं होता। अच्छा, बट कोई भी मेडिसिन या कोई भी मल्टीविटामिन ले तो डॉक्टर की सलाह के बिना ना ले। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उससे सीधा संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ये जानकारी भी डॉक्टर साहब ही आपको दे पाएंगे। आप सुनी सुनाई बातों में या सिर्फ सुनकर आप उस चीज को ना ट्राई करें तो बेहतर ये ना सोचे कि मैं मल्टीविटामिन ले रहा हूं तो मेरी डायबिटिक न्यूरोपैथी मुझे नहीं होगी या मैं नहीं ठीक होगा, क्योंकि काफी मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको 20-20 साल से शुगर है और डायबिटीज कंट्रोल में है, फिर भी उनमें डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए आपको कभी भी आपको लक्षण लगे कि आपको हाथ पैर में ज्यादा जलन झंझनाहट हो रही है, आप डायबिटिक मरीज हैं, तो आपको अपने डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाना है। वो रिक्विजिट जांच कराएंगे आपकी और न्यूरोपैथी का डायग्नोसिस अगर बनेगा तो उस हिसाब से आपको मल्टीविटामिन या स्पेसिफिक मेडिसिन ही खानी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर। आज हम बात कर रहे हैं फ्रोजन शोल्डर पर। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे एक और श्रोता वेट कर रहे हैं, राजकुमार जी, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, हेलो, नमस्कार। जी जी नमस्कार। रेडियो रेनबो जी, पहली बार दिल्ली में लगाया, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। ढेर सारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहली बार जुड़े हैं तो और अच्छी बात है, और अब जुड़ते रहिए आप इस कार्यक्रम में। जी जी जी, बिल्कुल। जी बताएं राजकुमार जी, आप महाराष्ट्र में रहते हैं? जी, तो डबल तकिए पे कभी कभी सो जाता हूँ तो फिर सुबह मुझे कंधे में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, पर सिर्फ एक ही दिन तकलीफ होती है, उससे बचना चाहता हूँ। और कोशिश करके मेरी यही रहती है कुछ कि रात में जल्दी सो जाऊँ और सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं रोज 6 बजे रोज उठता हूँ, ओम का सिमरन करता हूँ, और ऐसा नहीं हो मेरे साथ। बाकी सब फिट हूँ एकदम। बहुत बढ़िया। तो प्रश्न आपका क्या रहा? जी, कंधे में दर्द कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। जो गर्दन जो है ना फिर पीछे से घूमती नहीं है, जो कामकाज में करता हूँ ना तो तकलीफ जाती है। बाय चांस 6-8 महीने में 1 आध बार होता है। ठीक है,
तो मैम क्या कारण है और क्या करना चाहिए? जैसे उन्होंने खुद ही कहा ये 2 तकिए लेके सोते हैं, तो 2 तकिए लेने से क्या होता है, नेक हमारी फ्लेक्शन में आ जाती है। जब फ्लेक्शन में आती है तो हमारी नसों पे दबाव ज्यादा हो जाता है, और यही नसें गर्दन से निकल के हमारी कंधों में, बाजुओं में और हाथों तक आ रही है। तो क्योंकि नसों में दबाव होता है तो इसलिए उनको अगले दिन सुबह उठ के कंधों में दर्द होता है। तो पहले तो इनको यही सबसे पहले एक ही तकिया लेके सोना है, 2 तकिए लेके नहीं सोने हैं। दूसरा, जैसे कि कहते हैं मोबाइल पे ज्यादातर बैठे रहते हैं तो डेफिनेटली इनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर होगा, तो अपने कंधों को पीछे, रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस इनको ज्यादा करनी चाहिए, चिन टकिंग एक्सरसाइजेस ज्यादा करनी चाहिए, अपने पोस्चर का ध्यान देना चाहिए, और सर्वाइकल यानी कि गर्दन की एक्सरसाइजेस ज्यादा करनी चाहिए इनको। उससे इनका ये कंधे का दर्द में आराम आ जाएगा। ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात है कि फ्रोजन शोल्डर नहीं है राजकुमार जी। पर डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, आप ऐसे एक्सरसाइजेस करते रहें, और हमारे और श्रोता जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब नियमित एक्सरसाइज पर बहुत जोर दे रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आपके प्रश्नों के शामिल करेंगे। बात कर रहे हैं फ्रोजन शोल्डर्स पर, कॉजेस एंड क्योर। हमारे साथ डॉक्टर पूजा सेठी। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप है रेडियो डॉक्टर में, एफएम रेनबो पर आप सुनते हैं इस कार्यक्रम को। आइए जुड़ जाते हैं हमारे एक कॉलर के साथ। हेलो। हाँ जी, राजेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सबसे पहले तो शालिनी मैम और डॉक्टर साहिबा दोनों को तहे दिल से बेहद शालीनता से नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, अपना क्वेश्चन पूछें डॉक्टर साहब से। हाँ जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से। अब मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं मैम। मेरे को ना जो दायां कंधा है, दायां शोल्डर है, इस पे जो पीछे बैक के पीछे हड्डी होती है, वहाँ पे दाईं तरफ क्या होता है, जब मैं दायां हाथ आगे पीछे या दाएं बाएं मूव करता हूँ ना, या ऊपर नीचे, तो उसमें दर्द हो, या वही हाल है नेक का, नेक दाएं बाएं घुमाऊं तो उसमें दर्द हो रहा है। राइट साइड में ज्यादा हो रहा है, बाई साइड में उतना नहीं होता है। और ये दोनों हाथों की उंगलियां लास्ट फिंगर, इसमें ना करंट आता है। मुझे जहां तक समझ में आया कि राइट शोल्डर में इनको बहुत पेन है, आगे पीछे घुमाने में, यही बात है ना? हाँ, हड्डी जो है कट करती है, दाएं अपना हाथ आगे पीछे ऊपर दाएं बाएं घुमाओ ना, तो उस तरफ की हड्डी भी जो कट की आवाज भी उसमें से आती है। और दोनों हिप्स के ऊपर भी है मैम, कमर में। ठीक है। आगे और बैंड हो तो बहुत दिक्कत तकलीफ हो रही है मुझे, तो खासकर सर्दियों में। गर्मी में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सर्दी में ज्यादा दिक्कत हो रही है। जी डॉक्टर साहब क्या एडवाइस करेंगे? हम पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से, आप सुनिए रेडियो पर। जी धन्यवाद। जी, जैसे कि ये कह रहे हैं कि इनके गर्दन में भी दर्द है और उससे कंधे में आ रही है, और क्योंकि उंगलियों तक आने की बात कर रही है, तो इसलिए मुझे इनकी बात से, और कह रहे हैं कमर में भी दर्द है, तो मुझे लग रहा है कि इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम ज्यादा होने की संभावना है बजाय के फ्रोजन शोल्डर के। इनको हमें एग्जामिन करना पड़ेगा, और हम उसके हिसाब से इनको गर्दन और कमर की दोनों की एक्सरसाइजेस बताएंगे। तो मैं आपसे एडवाइस करूंगी कि आप अपने निकटतम फिजियोथेरेपी सेंटर में जाएं और दिखाएं, या फिर आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं। हमारी 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारी ओपीडी रहती है। आप आए, हम आपका पूरा निरीक्षण करेंगे और उस हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस और थेरेपी बताएंगे। जी, तो एक बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा एग्जामिनेशन होने के बाद ही पता लग पाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया फ्रोजन शोल्डर के, एक बार हम फिर से लक्षण रिपीट कर लें, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो देर से जुड़े होंगे। आज हम फ्रोजन शोल्डर पे बात कर रहे हैं, तो इसके मुख्य लक्षण आपने सिर्फ बताया कि फ्रोजन जो शोल्डर एरिया है उसमें जकड़न है। उसमें जकड़न और दर्द साथ साथ, दोनों जकड़न भी होगी और दर्द भी होगी। अगर सिर्फ आपको दर्द है कंधे में, लेकिन आप कंधा पूरा ऊपर उठा सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो फ्रोजन शोल्डर हो। और अगर सिर्फ जकड़न है लेकिन दर्द नहीं है, तब भी हो सकता है कि वो चोट लगने के बाद या फ्रैक्चर जुड़ने के बाद हो। तो फ्रोजन शोल्डर तभी होगा जब आपको दर्द और जकड़न दोनों साथ साथ हैं। दूसरा, आपको रात के समय में दर्द है, आप उस तरफ सो नहीं पा रहे हैं, तो ये दोनों लक्षण है फ्रोजन शोल्डर के। जी, हमारे बहुत सारे जो श्रोता साथी हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया है, हम मैसेज लेना शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। हेलो डॉक्टर सेठी, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम frozen right shoulder for past couple of years. I have been using various pain relievers etc, but to very little effect. I do regular yoga and other physical exercises and use the pain reliever oil twice a day. Kindly advise better options. कर्नल गुप्ता लिख रहे हैं चंडीगढ़ से कि इनको बहुत सारी चीजें कर रहे हैं इसको करने के लिए, ऑयल भी लगा रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? मैं इनसे जानना चाहूंगी क्या ये फिजियोथेरेपी के लिए गए हैं? क्योंकि जैसा
जैसे मैंने पहले भी बताया, फिजियोथेरेपी में हम 3 तरफा इलाज करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी। इन तीनों इनको हम पहले निरीक्षण करते हैं, हम इनकी गतिशीलता देखते हैं कि रेंज ऑफ मोशन कितना है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमारे ना पेनफुल आर्क सिंड्रोम होता है, यानी हमारी रोटेटर कफ जैसे सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस होती है, रोटेटर कफ इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बाइसेप्स टेंडिनाइटिस हो सकती है, कि उसकी वजह से भी काफी देर तक दर्द रह सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपनी इलेक्ट्रोथेरेपी में लेजर, अल्ट्रासोनिक द्वारा इन टेंडन्स की सूजन को कम करते हैं, उससे दर्द में भी आराम आता है और कंधा भी खुलता है। तो मैं इनसे एडवाइस करूंगी कि जाके एक फिजियोथेरेपिस्ट से अपना जांच कराएं और उसके हिसाब से वो इनको इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी जो एडवाइस करेंगे उसको फॉलो करें, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर का सबसे ज्यादा रिसर्च ने भी बताया है कि सबसे ज्यादा जो कारगर इलाज है वो फिजियोथेरेपी से ही है। जी, और इन्होंने लिखा है कपल ऑफ ईयर्स, दैट मींस 2-3 साल हो चुके हैं। देखिए, फ्रोजन शोल्डर अगर 2 साल से ज्यादा नहीं रहता है कभी भी। 2 साल में फ्रोजन शोल्डर अपने, अगर हम कुछ भी इलाज नहीं भी करेंगे तो भी वो ठीक हो जाता है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में हमारी एक पूरी साइकिल होती है। पहला फेज होता है फ्रीजिंग फेज, उसमें क्या होता है कि मरीज को कंधे में दर्द ज्यादा होता है लेकिन जकड़न कम होती है, उठाने में थोड़ा दर्द हो रहा है, कंधा पीछे ले जाने में दर्द हो रहा है। दूसरी होती है हमारी फ्रीजिंग स्टेज के बाद होती है फ्रोजन स्टेज, जब हमारी जकड़न काफी ज्यादा है लेकिन दर्द कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, मरीज को अपने काम करने में मुश्किल होती है, रोजमर्रा के पीछे से कुछ उठाना हो, बाल बनाने हो, कपड़े पहनने उतारने में मुश्किल, जिसकी बात हम आज बेसिकली कर रहे हैं। जी हाँ। और तीसरी स्टेज होती है थॉइंग स्टेज, जब आपकी दर्द और जकड़न दोनों कम होने लगती है और आपका कंधा पूरा से अपनी रेंज ऑफ मोशन पूरा आ जाता है और पूरी गतिशीलता उसमें पूरी वापस आ जाती है। इसमें आपको 6 महीने से लेके 2 साल तक इन तीनों स्टेजेस में पार कर सकते हैं हम। तो आपने कहा कि अगर हम कुछ नहीं भी करते हैं तो भी अपने आप ठीक हो सकता है। जी हाँ, रिसर्च ने दिखाया है कि 2 साल में अपने आप भी फ्रोजन शोल्डर, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये बीमारी ऐसी है कि जो पूरी तरह क्यूरेबल है, पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम फिजियोथेरेपी लेते हैं, प्रॉपर गाइडेंस में करते हैं, तो ये बीमारी कितने दिन में ठीक हो जाती है? देखिए, अगर जितना जल्दी आप आएंगे हमारे पास, आपकी जकड़न कम होगी, उतना जल्दी रिस्पॉन्स अच्छा होगा। मैंने कहा ना, मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल तक। और अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो 1 से 2 महीने में भी मरीज बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो सही इलाज सही समय पर मिले तो बीमारी छूमंतर हो सकती है। बिल्कुल। ये हमें लिखा है, उन्होंने हमें लिखकर भेजा है जवाब कि इन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट से भी जानकारी ली है। जैसा आपने अभी पूछा था, तो ये हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं डॉक्टर कर्नल गुप्ता, और इन्होंने हमें लिखकर भेजा है कि येस, आई हैव बीन टू मेनी फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो। तो हो सकता है कि अभी सही तरह से इनको वो फॉलो ना कर पाए हों, लेकिन आप क्या एक्स्ट्रा एडवाइस करेंगे इनको कि एक बार और जाएं? ये मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एक बार और जाएं और इसका पूरा अच्छे से निरीक्षण कराएं, और अगर हमें नहीं मिलता तो आप एक बार ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी दिखा सकते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज है जो पकड़ में नहीं आ रही है, वो आपके लिए और जांच, MRI या और जांच भी लिख सकते हैं, जिसमें शायद वो बीमारी या वो चीज पकड़ में आए कि किस वजह से है। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर के 2-3 कारण होते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि इडियोपैथिक 50 साल की उम्र के बाद होता है, जिसको हम टोटली कैप्सुलर वो बोलते हैं, कैप्सुलर टाइटनेस की वजह से होती है। दूसरा होता है हमारा रोटेटर कफ टियर या इन्फ्लेमेशन की वजह से, या सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस की वजह से। ये एक ऐसी हमारी 3 कोशिकाएं हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरी स्पाइनर। ये तीनों मिलके कफ बनाती हैं जो हमारे कंधे को संभाल के रखती हैं, जिससे हमारा शोल्डर डिसलोकेट नहीं होता है। लेकिन जब भी हम कुछ जैसे बॉल थ्रोइंग एक्टिविटी करते हैं या इंटरनल रोटेशन, जैसे महिलाओं में खासकर हमारे पास आती है कि दिवाली के दिनों में हमने पर्दे बदले, तो इंटरनल रोटेशन में काम किया आपने, तो इम्पिंज हो गया आपका रोटेटर कफ, उसके बाद इसमें सूजन और इन्फ्लेमेशन आ जाती है। उसका अगर इलाज समय पर नहीं किया जाए तो फ्रोजन शोल्डर बन जाता है। इसके अलावा सब एक्रोमियल बर्साइटिस, एक बर्सा होता है हमारे शोल्डर के अंदर, उसमें इन्फ्लेमेशन आने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो जब तक हमें फ्रोजन शोल्डर का कॉज नहीं पता, और काफी बार जैसे मैंने बताया कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस काफी सिवियर रहता है, खास करके ट्रेपीजियस मसल वगैरह में टाइटनेस रहती है, शोल्डर्स राउंडेड होते हैं, तो और वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनमें भी कंधा जाम हो सकता है। तो हमारा क्या कारण है, जब तक हम उसको जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो सही तरीके से हम इलाज नहीं कर पाएंगे। जी, तो बहुत सारी बातें आपको बताई और धन्यवाद दे रहे हैं, हमें लिखकर भेज रहे हैं कर्नल गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और एक बार फिर से ये जाएंगे और कंसल्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद। और हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं? नमस्ते मैम जी। जी नमस्ते डॉक्टर मैम को भी नमस्ते। नमस्ते। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं राजेश कुमार जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहे हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी कार्यक्रम में। जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मैं ये पूछना चाहता था कि मेरी मैडम को ना, जब भी वो रात को तकिए लेके सोती है ना, तो सुबह उसकी गर्दन में और सर में दर्द होता है। तो मैम जी के रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में हमें जानकारी दें।
जी देखिए, जो आप कंधे में अगर आप ज्यादा बड़ा तकिया लेके सोते हैं तो आप, मैंने पहले भी बताया, गर्दन हमारी फ्लेक्शन में आ जाती है और हमारी नसों पे दबाव होता है, उसमें आप सुबह उठेंगे तो गर्दन में दर्द हो सकता है। तो पहले तो पहले ये देखना है कि आप सीधा सोते हैं ज्यादा या करवट पे। अगर आप सीधा सोते हैं तो बिल्कुल पतला सा तकिया लेना है, तो आपकी गर्दन और कंधे के बीच की जगह है वो कवर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप करवट पे सोते हैं तो उस समय आप थोड़ा मोटा तकिया ले सकते हैं। अगेन, जो आपका गर्दन और कान और कंधे के बीच की जगह है उतना तकिया होना चाहिए, ताकि गर्दन जो है वो बिल्कुल सीधी रहे, ना तो नीचे की तरफ गिरी हो जैसे आप करवट पे सो रहे हैं, ना ही ऊपर की तरफ उठी रहे। क्योंकि जब हम ऐसी पोजीशन में सोते हैं जिसमें हमारी गर्दन फ्लेक्शन में है या साइड फ्लेक्शन वाली पोजीशन में आ जाती है तो हमारी नसों पे दबाव बनता है और जब हम सुबह उठते हैं तो जकड़न होती है। अगर ऐसी स्थिति हो तो आपको सुबह उठ के सिकाई करनी है गर्दन की, और गर्दन की मांसपेशियों को खिंचाव करना है। जैसे अगर मेरी दाईं तरफ दर्द है तो मुझे अपने बाएं कान को बाएं कंधे की तरफ लेके चिपकाना है, इससे मेरी दाईं तरफ की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और इसको मुझे 10 से 20 सेकंड तक रोक के रखना है। इसको मैं 3 बार करूंगी तो मुझे काफी आराम मिलेगा। जी जी, ये अच्छी एक्सरसाइज आपने बताई। और हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं अपने सवाल के साथ। हेलो जी, नमस्कार। सुरेंद्र कपूर, दिल्ली से। जी सुरेंद्र जी, स्वागत है रेडियो डॉक्टर में आपका। आपका भी और डॉक्टर निशा का। जी जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरी बिटिया की कलाई में गिरने से चोट लग गई थी, तो उसका ऑपरेशन हो चुका है सरकारी में, दिल्ली में, महावीर में जी। तो वो एक राड भी डल चुकी है, तो अब थेरेपी के लिए क्या है, तो उससे क्या आराम, कैसे आराम है? जी, ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी कैसे वर्क करती है, कैसे आराम आता है? देखिए, क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ है तो उस समय सूजन आई होगी, उसके बाद कुछ समय तक प्लास्टर में रहा होगा, हाथ चला नहीं होगा तो हाथ में जकड़न आ गई होगी। तो अब आपको फिजियोथेरेपी में जाना है, वहां पे वो आपकी सिकाई करेंगे हाथ की और साथ साथ एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज आपकी कलाई की भी होगी, अगर आपकी उंगलियों की भी होगी, अगर आपकी कोहनी या कंधे भी, क्योंकि काफी बार जैसे कम से कम 3 हफ्ते तो बंधे रहे होंगे तो कई बार हमारी कोहनी और कंधे में भी जकड़न आ जाती है, तो इनकी भी एक्सरसाइज होगी। और ये एक्सरसाइज आपको 1 महीने तक कम से कम करानी पड़ेगी ताकि हाथ पूरा सुचारू रूप से आ जाए। इसलिए हम पहले तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराते हैं, जाकि जैसे काफी देर रिस्ट बंधी रही तो आपकी जो जितनी रिस्ट की मूवमेंट है वो कम हो गई है, तो पहले हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। जब हमारी वो रिस्टोर हो जाती है उसके बाद, क्योंकि काफी दिन बंधा रहा, हाथ ने काम नहीं किया, तो हमारी मांसपेशियां भी वीक हो गई हैं, हमारी मसल्स भी वीक हो गई हैं। उसके बाद फिर हम स्ट्रेंडिंग एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं रेजिस्टेंस के साथ और वेट के साथ। तो आपको फिजियोथेरेपी नियमित रूप से करानी है और कम से कम 1 से 1.5 महीना करानी है, तभी उनकी कलाई पुरानी जैसे पहले नॉर्मल फंक्शन में थी वैसे आ पाएगी। और ये कराना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे ज्यादातर काम लिखने पढ़ने के, खाने पीने के हाथों से होते हैं, तो इसको आप निग्लेक्ट ना करें। जितना आपका ऑपरेशन कराना जरूरी था उतना ही फिजियोथेरेपी करानी भी आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि क्यों आवश्यक है ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी, तो इसकी क्या फ्रीक्वेंसी रहती है और क्या ड्यूरेशन होती है? जैसे कोई जाए तो उस हिसाब से वो मेंटली प्रिपेयर हो कि इतना समय तो लगेगा ही। देखिए, जितनी देर आपका लगा रहा आपका प्लास्टर, आपको तकरीबन देखा 3 हफ्ते का लगा तो समझिए आपको कम से कम 3 हफ्ते फिजियोथेरेपी करनी ही पड़ेगी। अगर 6 हफ्ते रहा तो इसका मतलब इमोबिलाइजेशन ज्यादा थी, तो इसका मतलब मुझे जकड़न ज्यादा मिलेगी, तो कम से कम 6 हफ्ते तक फिजियोथेरेपी मुझे करानी ही पड़ेगी। अच्छा, और लगभग कितना समय लगता है एक सेशन में? एक सेशन में आपका पौना घंटा से 1 घंटा लग सकता है। जी जी। और हमारे और श्रोता हैं, लिखने वाले हैं मनोहर लाल गांधी जी, चाणक्य चौक गाजियाबाद से लिख रहे हैं। नमस्कार शालिनी मित्तल जी और डॉक्टर साहब, अगर सर्वाइकल है और इसी वजह से कंधों में दर्द और खिंचाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, क्या ये भी इसी बीमारी का संकेत है? इसमें मेडिसिन और फिजियोथेरेपी क्या उचित रहेगा? देखिए, काफी केसेस में जब सर्वाइकल होता है और उससे कंधों में दर्द होती है और हम उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, हम उसका इलाज नहीं करते, आप फिर भी उसी पोजीशन में काम, खास करके जैसे यंगस्टर्स में देखा गया है कि या मिडिल एज में आजकल ज्यादातर कोविड के बाद हमारे काम कंप्यूटर पे हो गए, तो हम झुक के आगे तरफ करते हैं, तो इतना फॉरवर्ड हेड पोस्चर, राउंडेड शोल्डर्स हो गए हैं। तो अगर आप कुछ महीनों तक कंटिन्यूसली ऐसे काम करते हैं और किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपके कंधों में दर्द होना, कंधा जाम होना स्वाभाविक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें रेगुलरली, ठीक है। और एक्सरसाइज के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो आपके पोस्चर का निरीक्षण करेंगे, वो देखेंगे कि कंधे में किसी भी तरह की जकड़न तो नहीं है या आपके किसी भी टेंडेंस में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, उस हिसाब से आपको इलाज बताएंगे। आप दवाइयां खा सकते हैं, लेकिन दवाइयों से सिर्फ दर्द में आराम मिलेगा, लेकिन दर्द में आराम मिलने से आपका कंधा खुलेगा नहीं, जकड़न नहीं जाएगी। और दूसरी बात, आपको एक पोस्चर करेक्शन, एक एर्गोनॉमिक्स की जरूरत है कि कैसे बैठना है, कैसे काम करना है, स्क्रीन कंप्यूटर का कितना ऊंचा होना चाहिए, किस प्रकार की कुर्सी लेनी है, ताकि आप आगे फ्यूचर
फ्यूचर में भी ये दोबारा डेवलप ना हो और काफी देर तक बचे रहें। दवाई खा के, सिकाई करके टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन प्रॉपर सोल्यूशन आपको फिजियोथेरेपी एडवाइस से ही मिलेगा। जी, एक हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। किशन लाल जी हमारे साथ हैं वजीराबाद से। किशन जी, आप हमारे साथ हैं? हाँ जी, हेलो जी जी जी, स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार, आप प्रश्न करें। को भी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे को जो तकलीफ है, मेरे डॉक्टर ने बताया सर्वाइकल है। एक तो चक्कर से आते हैं जी, और पैरों में भी जान नहीं रही, सारे मसल ढीले पड़ गए। मेरी 76 साल की उम्र है जी, और सुबह सुबह तो बहुत परेशानी होती है, सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है। जी, वैसे तो किशन लाल जी आज हम फ्रोजन शोल्डर्स पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर पूजा हमें बता रही हैं, लेकिन सर्वाइकल की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कुछ एडवाइस हमको देना चाहेंगे? एक्सरसाइज बता दो प्लीज, जो घर पे कर लूं मैं। जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो आप ना सुबह उठते ही गर्दन, सुबह और शाम दोनों टाइम गर्दन की सिकाई करें गर्म पानी की बोतल से। उसके बाद आपने गर्दन की एक्सरसाइजेस करनी है, खास करके चिन टकिंग एक्सरसाइजेस जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम मूवमेंट होती है, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना। उसके बाद दोनों कंधों को पीछे की तरफ ले जाइए, जिसको हम रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। इससे आप काफी हद तक आपके कंधों का दर्द में आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप हर 2-2 घंटे बाद अगर 10-10 बार करेंगे तो काफी हद तक आपकी स्टिफनेस कम होगी। और जब सुबह उठते हैं तो दोनों कंधों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री घुमाएं, इससे भी आपको जकड़न में आराम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। एक हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं, फोन लाइन पर हैं, गौरव जी, आइए इनसे बात करते हैं। आप अपना प्रश्न पूछें डॉक्टर साहब से। गौरव जी। हेलो जी, स्वागत है रेडियो डॉक्टर में। आप सुन रहे हैं हमें? हाँ जी, सुन रहा हूँ मैम। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं दिल्ली शाहदरा। अच्छा, चलिए, डॉक्टर साहिबा आपको सुन रही हैं, आप प्रश्न करें। मैम मेरा ये प्रश्न है मैम, जैसे मैम उल्टा सोने से ही मैम क्या गर्दनों में कोई दिक्कत होती है मैम? जैसे मैम उल्टा सोते हैं मैम, जैसे पेट के बल सोने से। पोस्चर की बात कर रही थी ना मैम आप थोड़ी देर पहले, तो उनका प्रश्न उससे ही रिलेटेड है कि मैं ये भी जानना चाह रही थी, आपने बोला था सीधे या करवट पे, तो अब ये उल्टा भी पूछ रहे हैं, तो बताइए कौन सा बेस्ट पोस्चर है? सबसे तो बढ़िया पोस्चर है अगर आप सीधा सोते हैं, लेकिन ये बात है कि नींद में हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो हम करवट भी लेते हैं और उल्टा भी सोते हैं काफी लोग, ठीक है। लेकिन उल्टा लेटना एक बहुत अच्छा पोस्चर नहीं है, बिकॉज उससे हमारा डायफ्राम या ब्रीदिंग भी इनहिबिट होती है, हमारे पेट की मसल्स भी दबती हैं, तो प्रेफरेबली सीधा या करवट एक अच्छे पोस्चर है सोने के लिए। ये जैसा आपने बताया नुकसान नहीं है, पर नुकसान भी हो सकता है ना, हो सकता है। तो आपको उम्मीद है सही जवाब मिल गया। और यशपाल जी हमें लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से, नमस्कार टू डॉक्टर मैम एंड आवर दोस्त शालिनी मैम, थैंक्स फॉर नाइस एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। कैन एक्सेसिव ड्राइविंग कॉज फ्रोजन शोल्डर इन अ नॉन डायबिटिक पेशेंट? बहुत ज्यादा कुछ लोग 2-2, 3-3 घंटा ड्राइव करके आते हैं, ऑफिस जाते हैं। देखिए, एक्सेसिव ड्राइविंग, अगर आप बहुत लंबी ड्राइव कर रहे हैं और अपने शोल्डर्स की पोजीशन आप इंटरनल रोटेशन में रख रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया ना, जैसे कर्टन आपके चेंज करते वक्त हमारा कंधा इंटरनल रोटेशन में, ऐसे ही अगर आप दोनों हाथ स्टीयरिंग में रखते हैं काफी देर तक, तो वो भी आप इंटरनल रोटेशन पोजीशन में अगर लॉक्ड रखते हैं, तो डेफिनेटली ओवर द रिपीटेड स्ट्रेच इंजरी से हमें सुपरास्पाइनल टेंडिनोसिस हो सकता है और फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो सकता है। तो उसके लिए ये है कि आप अपने हाथ बीच बीच में ना स्टीयरिंग से थोड़ा सा एक तो बाहर की तरफ रखिए, स्टीयरिंग में अंदर की तरफ मत रखिए। काफी लोगों की आदत है दोनों हाथ जोड़ के स्टीयरिंग पे रखते हैं, तो वो इंटरनल रोटेशन पोजीशन होती है। तो स्टीयरिंग के दोनों छोरों की तरफ रखिए ताकि आपके हाथ दूर दूर रहें और रोटेशन में ना रहें, ठीक है। और जब भी जैसे रेड लाइट आए तो अपना थोड़ा कंधों को स्ट्रेच कर लीजिए, अपने बाजू को ऊपर उठाइए, दूसरे हाथ से पकड़ के दूसरे कंधे की तरफ स्ट्रेच करिए, ऐसे ही बाएं को दाएं से पकड़ के दूसरे की तरफ स्ट्रेच करिए। उससे आप आपको रिलैक्सिंग लगेगा और ये कंधे की तकलीफ से आप बच पाएंगे। जी, आलोका लिख रही हैं, 53 इयर्स की है, नोएडा से, और आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन इन माय राइट एल्बो, गोल्फर एल्बो है इनको, तो क्या फिजियोथेरेपी से आराम मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, फिजियोथेरेपी से आपको आराम मिलेगा। अगर आपकी दर्द जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट अल्ट्रासोनिक थेरेपी या लेजर थेरेपी देंगे। इसके अलावा वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जो रिस्ट फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होंगी, उससे भी आपको आराम मिलेगा। और आपको मैं एडवाइस करूंगी कि जब आपकी दर्द कम हो जाए तो जो एक्सरसाइज वो आपको एडवाइस करेंगे उसको कम से कम 1 महीना करिएगा, ताकि दोबारा से आपको ये तकलीफ ना हो। ज्यादातर लोगों को क्या रहता है कि फिजियोथेरेपी का मतलब है कि हम जाएंगे, हमने सिकाई कराई, किसी भी तरह की थेरेपी लगवाई, उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज कराई और हम वापस आ गए। लेकिन देखिए, मांसपेशियों को जब तक हम रिकंडीशन
कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे या जिस पोस्चर या जिस पोजीशन पे हम काम करते हैं उसको हम करेक्ट नहीं करेंगे, तो होम एक्सरसाइज या मेंटेनेंस एक्सरसाइज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो भी फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है। तो वो करना, और उसके बाद आपको 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद फॉलो अप के लिए जाना, ताकि फिजियोथेरेपिस्ट आपको उसके आगे की और एक्सरसाइज बता पाए, वो जरूरी है। तो मोस्टली लोगों को क्या होता है कि दर्द खत्म हो गई, 4-5 थेरेपी लगवाई और फिजियोथेरेपी छोड़ दी। तो फिजियोथेरेपी को सिर्फ इलेक्ट्रोथेरेपी तक सीमित ना रखकर आप समझें कि आपका पोस्चर करेक्शन, एक्सरसाइज करेक्शन, वर्क प्लेस एर्गोनॉमिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ फॉलो अप भी बहुत जरूरी है। जी, रमेश सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी। मेरा तो है कि डॉक्टर कहते हैं नसें कमजोर हो गई हैं 30%, तो मेरे बाएं हाथ में दर्द रहता है, कंधे में, बाजू में। एक्सरसाइज करता हूँ तो हल्का कम हो जाता है। क्या ये नसें कमजोर हो गई, इससे शोल्डर सही हो सकता है, या ये नसें कैसे ठीक हो सकती हैं? कमजोर नसों के लिए क्या फिजियोथेरेपी हेल्प करेगी डॉक्टर साहब? जी हाँ, कमजोर नसों के लिए फिजियोथेरेपी बिल्कुल कारागार है, लेकिन हमें ये देखनी पड़ेगी। देखिए, आम भाषा में आप नसें जो है, आप मसल टेंडन्स को भी नसें बोला जाता है, नर्व्स को भी नसें बोला जाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप एक बार हमारे पास आएं, हम आपका पूरा निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि आपकी कौन सी पर्टिकुलर नस वीक है और उससे कौन सी मसल सप्लाइड होती हैं। उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी और थेरेपी बताई जाएगी, जिससे डेफिनेटली आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सिंह जी प्रश्न करने के लिए। और रीता हमें लिख रही हैं उत्तराखंड से, मैम बहुत लॉन्ग स्टडी आवर्स होते हैं और उससे फिर हेडेक हो जाता है और कभी कभी लेफ्ट आई के ऊपर आईब्रो एरिया में भी दर्द होता है। तो क्या पढ़ाई करते हुए जो नेक हमेशा नीचे की तरफ रहती है उससे भी फ्रोजन शोल्डर होने का डर होता है? और कभी कभी जब पेन होता है तो शोल्डर या अदर जॉइंट्स में इंस्टेंट हम रिलीफ के लिए स्प्रे रिलीफ या डाल देते हैं, स्प्रे कर लेते हैं, क्या वो नुकसानदायक हो सकता है? ये 2 प्रश्न हैं इनके। देखिए, जब भी आप आगे झुककर काम करती हैं तो आपकी गर्दन पे प्रेशर ज्यादा आता है, आपकी जो फ्लेक्सस मसल्स हैं वो थोड़ी टाइट हो जाती हैं, अपर एक्सटेंसर स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसको हम अपर क्रॉस सिंड्रोम भी कहते हैं या फॉरवर्ड हेड पॉस्चर भी कहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है, मैंने पहले भी बताया, चिन टकिंग एक्सरसाइजेस करना, शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस करना। आप कंप्यूटर पे अगर ज्यादा काम कर रही हैं तो अपना जो आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप है उसका स्क्रीन आपके आई लेवल से 1 से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। और जो आपकी बाजू है, आर्म जिसे आप माउस या कीबोर्ड चला रही है, वो या तो आर्म रेस्ट पे या टेबल पे सपोर्टेड होनी चाहिए। अगर आप किताब से पढ़ रही हैं और तो आप जैसे अगर आप बिस्तर पे बैठ के पढ़ रही हैं तो एक लंबा तकिया लगा के पूरी बैक को सपोर्ट दें, घुटने मोड़ के किताब को अपने सामने रखें। या अगर आप टेबल पे पढ़ रही हैं तो किताब या तो आप स्लैंट बोर्ड यूज कर सकती हैं या किताब के नीचे 2-3 किताबें और रख सकती हैं ताकि किताब ऊंची हो, आपको ज्यादा झुकना ना पड़े। बीच बीच में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहिए। उठे, जैसे 1-1.5 घंटा हो गया, उठे, एक चक्कर लगा लिया, अपने आप को हल्का सा स्ट्रेच कर लिया, इससे आपको आराम मिलेगा। जी, और जैसे कोई रिलीफ स्प्रे इन्होंने पूछा है, वो नुकसान कर सकता है? जी, कभी कभार रिलीफ स्प्रे यूज करने से कोई नुकसान नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट से एलर्जी हो सकती है, वो स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ये सारे हमारे टेस्टेड होते हैं, स्प्रेस मेडिकली टेस्टेड होते हैं, तो इनसे कोई साइड इफेक्ट ज्यादातर नहीं होता। पर आप जैसा बता रही हैं एक्सरसाइजेस और किस तरह का पोस्चर, तो उससे ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी, है ना? ठीक है। संजय जी हमें लिख रहे हैं देहरादून से कि मैम मेरी एज 50+ है, मुझे कई दिनों से चेस्ट के ऊपर की बोन में सुबह शाम दर्द हो रहा है और हार्ट रिलेटेड जो भी टेस्ट उन्होंने कराए वो सब नॉर्मल आए हैं। हाथ को नेक से ऊपर नीचे करने में सुबह में चेस्ट में कड़क की आवाज भी आती है और वेस्ट के नीचे का भी जो उनका एरिया है वो टाइटनेस इनको फील हो रही है, तो ये एडवाइस मांग रहे हैं। देखिए, ये आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप एक बार, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप एक बार जाके फिजियोथेरेपिस्ट से चेक कराएं। वो आपकी नेक की मसल्स को चेक करेंगी, रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगी। हो सकता है आपको ट्रैक्शन की थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है इसमें, क्योंकि आप कह रहे हैं कमर में भी दर्द है, तो इसलिए मुझे ये स्पॉन्डिलाइसिस का केस ज्यादा लग रहा है, जिसमें आप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस से आपको काफी आराम मिलेगा। और नमस्कार डॉक्टर और मैडम एंकर, मैं ललित भाटिया हूं अहमदाबाद से। मेरी उम्र 65 साल है। मेरे साथ एक्सीडेंट की वजह से कमर में दर्द होता है बीच बीच में, तो क्या करना चाहिए? क्या मुझे भी फिजियोथेरेपी से आराम मिलेगा?
जी, आपको फिजियोथेरेपी से बिल्कुल आराम मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी कमर में कभी कभी दर्द होता है तो इसका मतलब या तो जब आप कोई भारी काम करते हैं या ज्यादा खड़े होते हैं तब दर्द होता है, इसका मतलब आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं। तो हम आपको कुछ ऐसी मांसपेशियों को सशक्त बनाने वाली एक्सरसाइजेस बताएंगे। अब आपकी दर्द अपर बैक में है या लोअर बैक में है, उस हिसाब से एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, जिनको अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको 2 से 3 महीने में आराम आ जाएगा। जी, मेरा नाम रजन लाल है और मेरी उम्र 52 इयर्स है। मेरे बाएं कंधे में दर्द रहता है और रात में सोता हूं और सुबह उठता हूं तो दोनों तरफ एकदम से दर्द होता है और गर्दन घुमाने में भी दिक्कत होती है। दिल्ली में ही रहते हैं, तो पूछ रहे हैं आपसे। अगर आपको कंधे में रात के टाइम पे दर्द होता है और उठाने भी मुश्किल है तो हो सकता है आपको फ्रोजन शोल्डर हो, और साथ में सर्वाइकल भी हो सकता है, क्योंकि आपकी गर्दन में भी दर्द है। तो इसमें आपको ये भी एडवाइस करूंगी कि आप सुबह शाम गर्म पानी की बोतल से सिकाई शुरू करिए, गर्दन की भी और कंधे की भी। साथ ही साथ आप कंधे को पूरा गोल घुमाया करिए, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। फिर अपने हाथ को पीछे कमर के ऊपर लगाइए और दूसरे कंधे को भी पीछे लेके जाइए, जिसको क्रॉस एक्सरसाइजेस कहते हैं हम। इससे आपके कंधे की मोबिलिटी बढ़ेगी। फिर दोनों हाथ, जैसे बचपन में हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते थे पीटी में, दोनों हाथ पूरी तरह से ऊपर ले जाना, दोनों हाथों को गोल गोल घुमाना, ये एक्सरसाइज करने से आपको आराम मिलेगा। ये करके देखिए आप, हफ्ता 10 दिन अगर आराम ना मिले तो अपने पास के फिजियोथेरेपिस्ट को जरूर दिखाएं। जी, रणधीर गुप्ता जी हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। रणधीर गुप्ता ओखला संगम विहार से लिख रहे हैं, डॉक्टर पूजा सेठी जी और शालिनी मित्तल जी को सादर प्रणाम। कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमें ये प्रश्न लिखकर भेजा है, लिखने वाले का नाम हम तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मैम, आई एम सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड 1 month बैक एंड आफ्टर दैट आई हैव डेवलप्ड हैंड एंड लेग्स पेन. I cannot bring my hand to the back to apply soap on my back, and also pain in walking. Pain कम है और जब मैं पेन किलर लेता हूं तो कम हो जाता है, पर लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं है। स्टिफनेस और पेन बोथ रिटर्न एज सून एज आई स्टॉप पेन किलर्स। तो क्या यही है इनको फ्रोजन शोल्डर? जी हाँ, टाइफाइड के बाद भी काफी बार मरीजों को फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, क्योंकि अंदर बॉडी में इन्फ्लेमेशन काफी रहती है टाइफाइड के दौरान। आपको भी रेगुलर फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। इसकी सिकाई करिए और घर में, जैसे मैंने पहले भी एक्सरसाइज बताई, पेंडुलर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, दीवार पे हाथ ऊपर चला सकते हैं, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, शोल्डर व्हील या शोल्डर चक्का घुमाइए, उससे आपको आराम मिलेगा। और पास ही के फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर जरूर दिखाएं। जी, बहुत सारे मैसेज हमारे पास हैं और काफी मैंने शामिल किए हैं। अमरजीत मेहता जी ने हमें चंडीगढ़ से लिखा है कि मैं रेगुलर रनर हूं, 10 किलोमीटर रन करता हूं, क्या ये मेरी नीज को इफेक्ट कर सकता है? और कार्बी आंगलोंग जी ने हमें लिखा है कि आज का कार्यक्रम बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छा हमें लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। क्या बहुत ज्यादा रनिंग करना भी हार्मफुल हो सकता है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, उम्र के साथ बहुत ज्यादा रनिंग करना हार्मफुल हो सकता है, खास करके अगर आप सख्त या कंक्रीट के ऊपर कर रहे हैं तो। अगर आप रेत या मिट्टी पे कर रहे हैं तो इतना हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि जब भी हम भागते हैं तो हमारा एक मोमेंट फोर्स बनता है और उतना ही ऑपोजिट मोमेंट फोर्स ऊपर की तरफ भी रिएक्टिव फोर्स आता है। तो ज्यादातर हम 60 साल के बाद हम कहते हैं कि आप रनिंग ना करिए, अनलेस कि आप रनर हो, आप 20-30 साल की उम्र से कर रहे हो, आपकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी या एजिलिटी है। अगर नहीं है तो आप हमेशा पहले सैर करना शुरू करिए, फिर ब्रिस्क वॉक और फिर रनिंग की तरफ जाइए। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत सारे प्रश्न के जवाब आपने दिए हैं, हमारे पास मैसेजेस भी बहुत आए, कॉल्स भी बहुत आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी श्रोताओं का। साथ ही साथ डॉक्टर पूजा सेठी का, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल रही, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। और स्वीकार करिए अपने दोस्त का भी नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।